तो भैया देखो, सबसे पहली बात, आप जिस एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हो, एनी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन हैज नथिंग टू डू विद योर पास। आपके पास के बारे में एग्जाम होता ही नहीं है। एग्जामिनेशन जो भी है वो इस बारे में है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका अप्रोच क्या है, और अगले कुछ दिनों तक जब तक ये कहानी हमारी चलेगी तब तक वो अप्रोच रहने वाला क्या है। अगर वो तुमने सुधार लिया, आई एम नॉट बंगाली, अगर वो तुमने सुधार लिया तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे। बहुत, आई एम इंडियन बेसिकली, ठीक है, आई एम नॉट बंगाली, आई एम इंडियन, ठीक है। अगर, क्योंकि हम पूरा एक मल्टीवर्स देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स का। ज्यादा सोचना कि क्या होता है कैसे होता है उसका कोई फायदा नहीं है। आप सिंपल सी बात है, एएफओ का एग्जामिनेशन दोगे, वहां पर आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे अंग्रेजी के, 25 नंबर होंगे। अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो कट ऑफ तो झूलता रहता है भाई, कभी 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसकी तरफ तो नजर ही नहीं दौड़ानी, इसकी तरफ तो नजर ही नहीं दौड़ानी। हमने हमने फोकस करना है कि ये जो 25 नंबर हम एग्जामिनेशन में आएंगे 4 महीने में, हम इस काबिलियत पे होने चाहिए कि हम कितने भी घटिया तरीके से पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 15 प्लस होने चाहिए। और अगर हमारा एकेडमिक्स बढ़िया है और अगर हम बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, ऑनेस्ट है, लेबोरियस है, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो 18 प्लस का होना चाहिए। इसके अलावा इस बारे में हमने सोचना ही नहीं है। छोटा सोचोगे छोटा ही रिजल्ट आएगा, कट ऑफ सोचोगे तो कट ऑफ के नीचे रहोगे। 18 सोचोगे 16 आएंगे, 15 सोचोगे 14 आएंगे, कम से कम 13 आएंगे। आप इस बात को समझिए कि एग्जामिनेशन का आपकी इस कट ऑफ से कोई भी लेना देना नहीं है। इसको देखकर तैयारी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखकर तैयारी करेंगे तो स्तर जो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स का है वो 100% नीचे ही नीचे रहेगा। आपका टारगेट बहुत सिंपल होना चाहिए कि 4 महीने में आपके साथ बिताने जा रहा हूं और उस 4 महीने में लगभग हम 100-125 घंटे पढ़ेंगे, और ये जो 100-125 घंटे पढ़ेंगे ये सफिशिएंट है जीरो लेवल से कम इस लेवल तक पहुंचने के लिए कि कहीं ना कहीं हम 18 और 15 की कैटेगरी में आ पाए। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में आप कितने बड़े किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं, आप 0 रहे हैं या बहुत बड़े 30 मार्क रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा यह है कि आप अगले 4 महीने क्या करने वाले हैं मेरे साथ। क्या आप एक सीरियस स्टूडेंट है, रेगुलरली समय पर आते हैं, समय पर असाइनमेंट करते हैं, तो आप ये अचीव करेंगे। और कहीं ना कहीं ढील छोड़ रहे हैं या पीछे रह रहे हैं तो नंबर पीछे चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैं बहुत ज्यादा बातें करता नहीं हूं कट ऑफ वगैरह की, क्योंकि मुझे लगता है कट ऑफ वगैरह सब बात की बातें हैं। सबसे पहला पायदान हमेशा होता है किसका? और जब ये बढ़िया होता है तो कट ऑफ सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह जाती है। हमें पता है हमारे पास नॉलेज बढ़िया है, लर्निंग हमने बढ़िया अचीव की हुई है, तो नंबर तो आएंगे, या नंबर आएंगे तो कट ऑफ भी क्लियर होगा और आगे भी जाएंगे, आगे भी जाएंगे। मैं, कुछ बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं कि किस में काम आएगा। देखिए बेटा, बेसिकली ये बैच जो है फोकस्ड है आईबीपीएस एएफओ एग्जामिनेशन के लिए। साथ में अगर कोई और एग्जामिनेशन है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है मे बी, तो उसमें भी ऑब्वियसली काम आएगा ही आएगा। मतलब देखिए, जो हम सीख रहे हैं ऐसा नहीं है कि एग्जाम तक फिक्स है, एक नॉलेज है, बट हाँ फोकस जो है हमारा वो आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन है और कोई दूसरा फोकस नहीं है। हम ये टारगेट करेंगे कि एएफओ में जिस प्रकार के सवाल आते हैं उन प्रकार के सवालों को, उन प्रकार के कॉन्सेप्ट्स पर जो है बेटर तरीके से कमांड बना पाए। एक बार फाइनल वाई टाइप करिए जिससे मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊं और आज का डे 1 का पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हम शुरू कर पाए। मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, मैं बार बार फेस करता हूं कि देखो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, आज पहला दिन है हमारा, राइट, पहला दिन है हमारा, फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे पर देखो हमारी सिंपल सी बात है, अप्रोच जो होनी चाहिए ना वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा फेमस कोट है कि इफ यू विल थिंक पॉजिटिव यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, इफ यू विल थिंक नेगेटिव यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स, एंड इफ यू विल थिंक नथिंग यू विल गेट नथिंग, ठीक है। तो अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव रहेगा ना तो आखिरी में रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर एट द बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये है कि तुम कमजोर हो, तुम नालायक हो, तुमने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, तो उसका इंपैक्ट रिजल्ट पे भी आएगा ही आएगा। आप इस बात को समझिए, आप इस बात को मानिए कि आप जीरो है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए कि भैया सीख के दिखाऊंगा 4 महीने में। कैसे नहीं सीखूंगा, टाइम लगा रहा हूं,
टाइम लगा रहा हूं, एनर्जी लगा रहा हूं, और जब लर्निंग करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। वो नेगेटिव, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे स्माइली दुख वाला बना रहे हैं कि अंग्रेजी कमजोर है, ये है वो। डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। और ये बात हम कंटिन्यूअसली प्रूव करेंगे हर लेक्चर में। यार उतना भी मुश्किल नहीं था जितना हमने बना रखा था, बना रखा था हमने अपनी अप्रोच से। उस अप्रोच को हटाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए बेसिकली सिलेबस जो है या एग्जामिनेशन है वो किस तरह से बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं एएफओ में, तो इस पर कमांड बना लो, काम हो जाएगा। उनके लिए अंग्रेजी का मतलब ग्रामर है, उनके लिए अंग्रेजी का मतलब क्या है, ग्रामर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए, आप जो एग्जामिनेशन में फेस करने जा रहे हैं एक्चुअली वो क्या है, एक्चुअली वो क्या है, लैंग्वेज है। आपका जो परीक्षण होने जा रहा है या जो चेक होने जा रही है वो सिर्फ ग्रामर नहीं है, ग्रामर एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आपकी लैंग्वेज चेक होने जा रही है कि कल को ये बंदा जब ऑफिसर बनेगा और इसको अगर इंटर डिपार्टमेंट बात करनी है, किसी दूसरे स्टेट में बात करनी है, अपने सीनियर से बात करनी है, अपने जूनियर से बात करनी है, और उस जूनियर को मदर टंग नहीं, हिंदी नहीं आती है, लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या ये अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए आईबीपीएस आपका पेपर भी डिजाइन करता है। आपका फोकस या अगले 4 महीने हमारा फोकस है कि हम कमांड इस पर नहीं बनाएंगे, हम कमांड बनाएंगे किस पर, लैंग्वेज पर कमांड बनाएंगे। किस पर कमांड बनाएंगे बेटा, लैंग्वेज पर कमांड बनाएंगे। और लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑब्वियसली ग्रामर है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। एक एलिमेंट है उसका वोकैबुलरी, एक एलिमेंट है उसका वोकैबुलरी, एक एलिमेंट है उसका रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स। देखिए एग्जाम जो भी आप देंगे, ग्रामर तो बाद में आएगी। आपके सामने तो एक वाक्य लिखा होगा या एक पैसेज लिखा होगा, आपको तो उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला कि जो उसमें शब्द दिए हुए हैं जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में है या नहीं है। वो जो शब्द लिखा हुआ है क्या हमें उसका अर्थ पता भी है या नहीं पता। दूसरा हमारी रीडिंग स्किल्स। एक पैसेज हमें मिलता है 200 शब्दों का, क्या हम उसको समय पर पढ़ पाएंगे और समय पर आंसर दे पाएंगे। अगर उस 200 शब्दों के पैसेज को पढ़ने में ही हम लगा दें 20 मिनट तो बाकी कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो होल सोल इन तीनों हिस्सों पर हमें अगले 4 मंथ्स में जो क्या करना है, फोकस करना है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा होगा। देखो बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन आपने एक शब्द लिखा हुआ है पहले, डेली। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो फायदा होगा। आई बात समझ में। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे और इस क्लास पर आप फोकस करें अगले 4 महीने में, तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। न्यूज़पेपर रीडिंग मैंडेटरी नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्लूक बना रखा है कि भैया न्यूज़पेपर पढ़ लो, पता नहीं तुम सर्वगुण संपन्न हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए पढ़िए, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो एग्जाम क्रैक करवाएगा। एग्जाम क्रैक होगा जब हम इन तीनों हिस्सों पर अलग अलग तरीके से अटैक करेंगे। अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, अटैक। आने वाले दिनों में हम शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 3 हिस्से हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स। वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जब हम पढ़ा रहे थे, जब एग्री का बैच चल रहा था, पहले दिन से मैंने एक बात कही थी सारे ही स्टूडेंट से कि आप दिमाग से टेंशन निकालो, एक्स्ट्रा क्या करना है उसके बारे में फोकस करो मत। जो कंटेंट मैं क्लास में दे रहा हूं वो आपकी बाइबल होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट्स मैं क्लास में करा रहा हूं वो आपके बाइबल होने चाहिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें ये बात प्रूव भी हुई, जो जो चीजें क्लास में कराई गई थी सारी ही चीजें एग्जामिनेशन में दिखाई दे रही थी। शायद हमने एक वो भी डाला था, वीडियो भी डाला था इसके रिगार्डिंग। कहने का मतलब ये है कि आपको इर्द गिर्द उधर उधर कुछ नहीं सोचना। आपका फोकस सिर्फ ये है कि भाई 1 घंटा ढंग से पढ़ लें सुबह 7 से 8, और 40-45 मिनट्स का जो काम मिल रहा है
उसको लगातार करते रहें। तीसरा, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी इच्छा है पढ़िए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन उस न्यूज़पेपर पढ़ने के चक्कर में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए जो सामने मैं करा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम क्रैक होगा तो इसी से ही क्रैक होगा। क्लियर है? चलिए, बाइबल मीन्स, बाइबल क्या है? होली बुक है क्रिश्चियनिटी में, पता होगा आपको। चलिए बढ़ते आगे। देखो ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल बेसिक लेकर चलूंगा कि बिल्कुल जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सपोज करो, ध्यान से सुनो, मैंने एक वर्ड लिखा, वर्ड है क्या लिखा मैंने? बुक्स लिखा। क्या लिखा? बुक्स लिखा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हम लोग इंसान आपस में बात कर पाते हैं एक दूसरे से? जैसे मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं और जो कर रहा हूं वो आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हाँ है ना? मैं आपसे कॉन्टिन्यूसली इतनी देर से बोल रहा हूं और जो मेरे शब्द निकल रहे हैं वो आप आराम से समझ पा रहे हैं, राइट? इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक माध्यम है जिसके सहारे मैं अपनी बात आप तक रख सकता हूं। अग्री करते हो? मेरे पास एक माध्यम है जिसके सहारे मैं अपनी बात आप तक रख सकता हूं। अभी वो माध्यम हिंदी भाषा है, अभी वो माध्यम हिंदी भाषा है। अब आप जरा बैक टाइम में जाइए, पुराने जमाने में जाइए। ये जो भाषा है ना, इसका जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, लैंग्वेज चाहे हिंदी ले लीजिए चाहे इंग्लिश ले लीजिए, कई हजार साल पुराना है। कई हजार साल पुराना भाषा जो है कई हजार साल पहले डेवलप हुई थी। लेकिन जो हम इंसान हैं, जो हम इंसान हैं, ये तो करोड़ों साल पुराने हैं, बिलियन ऑफ ईयर्स पुराने हैं, राइट? भाषा इंसानों के आने के कई टाइम बाद आई है, बहुत समय बाद आई है। इंसान ने भाषा, ऐसा नहीं कि भैया पैदा हुआ, जब पहला इंसान पैदा हुआ बोलता हुआ पता नहीं, कई हजारों लाखों सालों तक इंसान के पास बात करने के लिए भाषा ही नहीं थी। बात करने के लिए भाषा ही नहीं थी, लेकिन बात तो तब भी होती थी। लेकिन बात तो तब भी होती थी। सवाल है कैसे? सवाल है कैसे? जब इंसान के पास भाषा नहीं थी तो कैसे कम्युनिकेशन होता था? जरा दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, बताओ मुझे। साइन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, जेस्चर, जेस्चर, साइन लैंग्वेज। एक ने सही आंसर दिया है, साइन लैंग्वेज। ज्यादातर बच्चों का जो आंसर आता है ना, वो कहते हैं साइन लैंग्वेज में इशारों में बातें होती थी, ठीक है? बोल तो पाते नहीं थे तो इशारे में समझा देते कि भाई भूख लग रही है तो खाना आ जाता था। मैं ये लाइट अभी बंद कर दूं, मैं ये लाइट अभी बंद कर दूं और अंधेरा हो जाए, मैं कितने भी इशारे करता रहूं तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तो फिर अगर बात इशारों से होती थी तो रात में तो फिर कोई बात ही नहीं कर पाता। अगर बात इशारों से होती तो रात में तो कोई बात ही नहीं कर पाता, दिन ही दिन में बात होती। और सपोज करो मैं पहाड़ के उस तरफ हूं, तुम पहाड़ के इस तरफ हो, करता रहो इशारे, पूरे दिन करो, हाँ है ना? इशारों से तो नहीं होती थी भाई बात। सबसे पहले बात करने का जरिया बनी साउंड्स। क्या बनी? सबसे पहले बात करने का जरिया बनी साउंड्स। क्या बनी? साउंड्स। आप अगर नोटिस करें, सभी ने नोटिस किया होगा, रात में जब घर के आसपास शांति का माहौल होता है तो एक कोने से कहीं एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है, हाँ है ना? आवाज आती है, फिर आप नोटिस करते हैं 5-10 मिनट बाद दूसरा वाला कई किलोमीटर दूर, कई मीटर दूर से उसके सुर में सुर मिला रहा होता है। वो इधर से भौ, वो उधर से भौ, आया ना? करता है ना? और उनका जो मस्त कम्युनिकेशन है ना, पूरी रात चलता है, जो हमें समझ में नहीं आता। दो चार को आता होगा बट ज्यादातर को नहीं आता। दो चार समझ पाते होंगे लेकिन ज्यादातर नहीं समझ पाते। करते हैं ना कम्युनिकेशन। तो क्या उनके पास भाषा है? वो तो भौ बोलते हैं बस। इस भौ भाषा जिसमें सिर्फ एक ही शब्द है, एक ही शब्द में सारी बात कह दी, हाँ या ना आंसर करो। नहीं, भाषा नहीं है। क्या है? क्या है? साउंड्स हैं। अपनी भौंकने के तरीकों पे बदलाव करके किस तरह से भौंकना है वो अपना मैसेज दे देता है। जोर से भौंकेगा तो गुस्सा है, राइट? मीडियम आवाज में भौंकेगा तो मदद के लिए किसी को बुला रहा है, रोते हुए भौंकेगा तो भाई बीमार होगा शायद,
तो अलग अलग तरीके से बात करने का जो तरीका है, पहले जो इजाद हुआ वो क्या थे? साउंड्स थे। क्या थे? साउंड्स। और साउंड से मेरा मतलब है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, क्या ये, और इसको हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने पढ़ा है इसको किस नाम से? वावल साउंड्स के नाम से। किस नाम से? वावल साउंड्स के नाम से हमने पढ़ा हुआ है, राइट। जरा नोटिस करिए, एक बच्चा जो पैदा होता है, भाषा तो आती नहीं, 3-4 साल का जब होता है तब बोलना शुरू करता है पूरी तरह से, लेकिन अपनी बात अपनी माँ से कह देता है, हाँ या ना, रोते हुए, हंसते हुए। उसको भूख लगती है तो बता देता है, उसको प्यास लगती है तो बता देता है, और माँ समझ भी जाती है। कैसे? कैसे? साउंड्स। रोने का तरीका बदलता है और मैसेज जो है वो दे देता है। सबसे पहले आई साउंड्स, और अगर आप देखेंगे बच्चा कैसे रोता है, आ ई उ ओ करके तो रोता है ना, तो ये सारे क्या होते हैं? वावल साउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? वावल साउंड्स होते हैं। आ आवाज हो गई, ई आवाज हो गई, ए आवाज हो गई, ओ आवाज हो गई, आओ आवाज हो गई, ये सारे कौन से साउंड्स है? वावल साउंड्स है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप, इंसान ने भी सबसे पहले साउंड से ही शुरुआत की, लेकिन इंसान थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, दिमाग ज्यादा था, तो उसने कुछ और चीज भी बना ली, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? कॉन्सोनेंट्स के नाम से। इसके नाम से जानते हैं, जिसको हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में वावल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू क्या है? हमारे वावल्स हैं, और बी सी डी एफ क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखिए, जब इंसान ने वावल बनाए, फिर कॉन्सोनेंट्स बनाए, यहां पर भी वो रुका नहीं। उसने क्या किया? इन दोनों को जोड़ना शुरू किया। किसको? इसको इससे जोड़ना शुरू किया, और जन्म हुआ किसका? जन्म हुआ किसका? वर्ड का। जन्म हुआ किसका? वर्ड का जन्म हुआ, ठीक है। और वर्ड का जन्म होने के बाद भी इसने सांस नहीं ली, इसने वर्ड को भी जोड़ना शुरू किया, और तैयार हुई क्या? तैयार हुई क्या? स्पीच जो है वो तैयार हुई। स्पीच मतलब जो इतनी देर से मैं आपसे बोल रहा हूं, और स्पीच के जो हिस्से हैं, ये जो स्पीच के हिस्से हैं, इनको हमने जाना आगे किस नाम से? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। किस नाम से जाना? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना, जो कि हमारे सिलेबस का, जो हम एएफओ का सिलेबस करेंगे, उस सिलेबस का लगभग कहीं ना कहीं 50% हिस्सा है। कहीं ना कहीं क्या है? 50% हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हर शब्द जो हम बोलते हैं किसी ना किसी एक कैटेगरी में आता है, चाहे वो नाउन हो। मुकेश बेटा सबके बारे में बात करेंगे। पहले देखो, लिख लिया जाएगा, लिखने में कोई नहीं है। आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लिखी हुई पड़ी है, किताबें हैं बहुत सारी आपके घर में, आपने शायद पास में कोचिंग भी, स्कूल भी गए होंगे, बहुत सारा कुछ अपनी नोटबुक में लिखा होगा, है ना। सवाल यह कि आपको सब आता है क्या? सोनो आंसर करना। आपने जो भी पास में आज तक लिखा है, या जो किताबें आपके घर में लिखी हुई पड़ी हैं, क्या आपको सब कुछ आता है? यस और नो? ऑब्वियस सी बात है नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है नहीं आता। पहले दिमाग में आएगा, फिर नोटबुक पर आएगा। लिखेंगे कैसे, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन जब तक दिमाग में ही बात फिट नहीं है, तो उस नोटबुक पे आके क्या करेंगे? क्यों एहसान करना उस नोटबुक पे, है ना। पहले बातें दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, पेन अगर आपके हाथ में है, पेन तब चलना चाहिए जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। जब तक क्लियर नहीं है तो ये नहीं टीचर बोलता जा रहा है, लिखते जा रहा है, नहीं। पहले आप सुनिए बात को, दिमाग में फिट बिठाइए। दिमाग में फिट तो नोटबुक में फिट, दिमाग में फिट नहीं, हाथ उठाओ, सवाल करो, पूछो सर समझ नहीं आया, रिपीट करो, एक बार रिपीट करेंगे। लेकिन पहले बात दिमाग में फिट होनी चाहिए, लिखने वाला कार्यक्रम बाद के लिए छोड़ेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे सिलेबस का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 50% हिस्सा है। कितने परसेंट हिस्सा है? 50% जो है हमारा हिस्सा है। और आज जो है मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आपने भी इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन नजरिया थोड़ा अलग होगा, जो हमें एग्जामिनेशन में थोड़ा सा हेल्प करेगा। देखिएगा और समझिएगा। सपोज करिए मैंने ये वर्ड लिखा दोबारा से, वर्ड क्या है? बुक्स।
अगर मैं आपसे पूछूं ये जो शब्द मैंने लिखा है, आप इस शब्द को क्या बोलेंगे? आप इस शब्द को संज्ञा बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, क्या बोलेंगे? जरा सोचिए और बताइए मुझे फटाफट से। नाउन बोलेंगे। चलिए, अगर हम इसको नाउन बोलेंगे तो सवाल है आखिर इसको नाउन बोल क्यों रहे हैं, इसको नाउन हम आखिर कह क्यों रहे हैं, इसमें ऐसा क्या है कि ये नाउन कहला रहे हैं? या मैं सिंपल शब्दों में आपसे पूछूं, जरा मुझे ये बताइए कि नाउन को परिभाषित कैसे करते हैं, नाउन को डिफाइन कैसे करते हैं? जरा एक बार बताइए कि नाउन को डिफाइन कैसे करते हैं। देखो आ गया। चलो, जब भी मैंने आज तक किसी भी बच्चे से परिभाषा पूछी है नाउन की, दो परिभाषाएं हैं जो रात में अगर उनको सोते हुए भी जगाकर पूछ लो ना, हिलाकर, वही परिभाषा बोलेंगे। परिभाषा है, हिंदी में कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना? हिंदी में कहेंगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं तो कहेंगे नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यस और नो? अगर अग्री कर दो ए टाइप करो। यही परिभाषा पढ़कर हम बड़े हुए हैं, टाइप ए। अगर आप अग्री करते हैं इस बात से, सभी ने ये पढ़ी हुई है, एक दो को छोड़कर सभी ने ये परिभाषा पढ़ी और टीचर ने भी यही पढ़ाई हुई है। और ये परिभाषा हमने 10-15 बार पढ़ी है। जब से हमारे स्कूल में ग्रामर इंट्रोड्यूस हुई थी तब से हम यही पढ़ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, वर्ड है जॉय। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, वर्ड है ब्रेवरी। एक वर्ड लिख रहा हूं, वर्ड है एविडेंस। वर्ड क्या है? एविडेंस। एक वर्ड और लिख रहा हूं, वर्ड है एयर। वर्ड क्या है? एयर। ये मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं। आप मुझे बस इतना बताइए, क्या इन चारों में से किसी को भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नेम, प्लेस, थिंग, इसमें हम कैटेगराइज कर पाएंगे? यस और नो? क्या इन 4 चीजों में से किसी एक को भी हम व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, नेम, प्लेस, एनिमल या थिंग में डिस्क्राइब कर पाएंगे? आंसर है नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन आप जानिए और समझिए कि ये भी सारे के सारे जो मैंने लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल्सो नाउन फॉर्म्स। ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। और एग्जामिनेशन में यकीन मानिएगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई लेना देना भी नहीं है जब सवाल नाउन से आता है। सारा लेना देना किससे है? ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये जो बातें लिखी हुई हैं उनसे लेना देना है। हम एक बार बेसिक डेफिनेशन हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। कभी दोबारा पूछे कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, बोलिएगा नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। क्या बोलेंगे हम समझते हैं। देखो, मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है। इस पेन को मैं क्या कर सकता हूं? छू सकता हूं ना? इस पेन को मैं क्या कर सकता हूं? छू सकता हूं। जिन चीजों को हम छू सकते हैं, दुनिया में 2 तरीके की चीजें होती हैं। ऐसी चीजें जिनको हम छू पाए, जिनको हम छू पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल चीजें कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजिबल चीजें कहते हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको मैं छू नहीं सकता। मान लीजिए ऊपर पंखा चल रहा है और ये जो हवा आ रही है, ऑब्वियसली बात है मैं इसको छू तो पाऊंगा नहीं, लेकिन महसूस कर सकता हूं। जो चीजें छू नहीं सकते या महसूस कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेंजिबल कहते हैं। 2 प्रकार की चीजें हैं। कुछ बच्चे दे रहे एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नाउन। ये बहुत ही वेग डेफिनेशन है, इससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है कि सब कुछ ही संज्ञा होती है। ये कौन सी बात हुई भाई? सब कुछ क्या संज्ञा होती है? सब कुछ का मतलब एग्जाम में कहेंगे सब कुछ ही आंसर है, पांचों के पांचों। ऐसा नहीं होता। टेंजिबल और इनटेंजिबल, 2 तरीके की चीजें, छू सके और ना छू सके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये रही हमारी दुनिया, और इस दुनिया में चीजें, इस दुनिया में चीजें हैं अनगिनत। इस दुनिया में चीजें हैं अनगिनत। अग्री करते हो? ठीक है। अब ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि आप सारे बैठे हो और मैं, ये क्लास चल रही है और मुझे इशारा करना है सामने वाला जो एयर कंडीशनर लगा है उसके ऊपर। मैंने कहा यार वो बहुत अच्छा है। मैंने कहा वो बहुत अच्छा है। तुम मुझसे पूछोगे सर क्या अच्छा है, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूं।
तुम्हें तो सिर्फ बोर्ड दिखाई दे रहा है, हाँ है ना। मैं कहूँ यार वो बहुत अच्छा है, तुम पूछोगे क्या अच्छा है, क्यों पूछोगे? क्योंकि ये वो बहुत अच्छा है, ऐसे मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो मुझे ये बताने के लिए कि क्या अच्छा है, वो जो चीज लगी हुई है ना, उसको देना पड़ेगा क्या? क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा, हाँ या ना। और मैं कहूंगा एयर कंडीशनर अच्छा है, अब तुम्हारे दिमाग की घंटी क्या होगी? बज जाएगी। नाम देकर मैंने क्या किया? नाम देकर मैंने उस चीज को दे दी क्या? क्या दे दी? पहचान। और पहचान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, नाम नहीं दूंगा तो पहचानोगे कैसे? पिताजी ने 10 रुपए दिए, क्या बोले आना? पूरे दिन तुम मार्केट घूमते रहोगे, तुम्हें वो तो नहीं मिलेगा वहां पे। यस और नो? मिल जाएगा क्या? पिताजी को मंगाना है ना कुछ, बताना पड़ेगा ये वो है क्या। बिस्किट है, साबुन है, ब्रेड है, क्या लेके आना है, राइट? क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि जब तक वो क्या नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, तुम पहचानोगे कैसे? दुकान वाला मार पीट के भगा देगा तुमको। आई बात समझ में? तो हर चीज को दुनिया में जरूरत होती है किसकी? पहचान की। तुम इतने सारे दिख रहे हो मेरे को, कुछ के चेहरे पे एकदम मस्त वाली खुशी है, पूरे 32-36 दांत मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे सैड सैड से बैठे हुए हैं, राइट। अब मुझे किसी को बताना हो यार, ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक तो मायूसी की जिंदगी जी रहा है और एक बहुत ही खुश नजर आ रहा है, राइट। मैं कैसे बताऊं? जब तक मैं उसको नाम नहीं दूंगा, जब तक मैं उसको नाम नहीं दूंगा, जिसके मुझे 36 के 36 दांत दिखाई दे रहे हैं, मैं कहूंगा यार ये देखो, ये बंदा तो ये है, इसके पास क्या है? जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है? खुशी। और वो जो कहीं दूसरा मायूस सा बैठा हुआ है, उसके लिए मैं कहूंगा सौरो, गम। आया ना? क्यों मुझे जरूरत पड़ी? कैसे मैं बता पा रहा हूं कि तुम कैसे हो? क्योंकि जो तुम हो उसको मैं क्या दे पा रहा हूं? आइडेंटिटी दे पा रहा हूं। क्या दे पा रहा हूं? आइडेंटिटी दे पा रहा हूं। थैंक यू बताने के लिए कि दांत 32 होते हैं, ठीक है। मैं क्या दे पा रहा हूं? आइडेंटिटी दे पा रहा हूं, मुझे पता नहीं था। क्या दे पा रहा हूं? आइडेंटिटी दे पा रहा हूं। तभी तुम समझ पा रहे हो। समझो इस बात को, इस दुनिया में हर चीज को जरूरत होती है पहचान की। इसकी पहचान की, चाहे छू सके चाहे ना छू सके, राइट। किसकी जरूरत होती है? पहचान की जरूरत होती है। और पहचान के लिए हमें देना पड़ता है बेटा क्या? पहचान के लिए हमें देना पड़ता है क्या? नाम। और वो जो नाम हम उस चीज को देते हैं, वो जो नाम हम उस चीज को देते हैं, वो नाम ही क्या होता है? नाउन। वो नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। अगर हम सिंपल से शब्दों में कहें और शुद्ध हिंदी में कहें तो कहेंगे ऐसी कोई भी चीज जिसका नामकरण किया जा सकता है वो नाउन है। एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड, एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड। और वो जो नाम आपने रखा हुआ है इज कॉल्ड अ नाउन। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं, एनीथिंग, एनी कॉन्सेप्ट दैट कैन बी नेम्ड, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इट्स कॉल्ड नाउन। आज का जो क्लास है ना, सिर्फ थोड़ा सा नजरिया बदलने के लिए है बेसिकली। जैसे रट्टाफिकेशन तरीके से हम पढ़ते हुए आए अंग्रेजी को, ये समझ पाए कि वो रट्टाफिकेशन यहाँ काम आएगा नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। और कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज होती है क्या है। नाउन, जो नाम रख दिया वो नाउन, जो नाम रख दिया नाउन। छू सकते हैं तो भी, नहीं छू सकते तो भी, बट नाम तो रख दिया ना। नाम रख दिया क्या? पेन। नाम रख दिया क्या? एयर। ये इनका नामकरण है। क्या है ये? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। क्लियर है? एक बार सीएल टाइप करो फटाफट से। आज मैं 5-10 मिनट ज्यादा लूंगा, सीएल टाइप करो फटाफट से। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, जब भी आप किसी भी किताब में, पहला देखो, फर्स्ट डे में पता है ये टॉपिक क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि चाहे आप जीरो ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपने पास में ये पढ़ा जरूर होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने 12वीं कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, ये टॉपिक उसे पढ़ाया ना गया हो। और पहले दिन मैं इसको सिर्फ इसीलिए उठा रहा हूं कि जो पढ़कर हम आए हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े नाउन में, तो हमें बताया गया है बचपन से, किताबों में लिखा हुआ भी है कि ऐसे ना,
एक नाउन की कैटेगरी होती है क्या? काउंटेबल। और एक नाउन की कैटेगरी होती है क्या? अनकाउंटेबल। एक नाउन की कैटेगरी होती है क्या? काउंटेबल। और एक की क्या होती है? अनकाउंटेबल। जरा मुझे बताना काउंटेबल अनकाउंटेबल होते क्या हैं? जितना दिमाग है जरा सोच के बताओ एक बार कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स हम कहते हैं किसको है, फटाफट से। ठीक है, हमें यह सिखाया गया है कि, और जो परिभाषा भी मुझे ज्यादातर बच्चों से मिल रही है, कि ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होती हैं। और ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते या काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं। यही हमें सिखाया गया है, राइट? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं कुछ शब्द लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शब्द लिखा, शब्द है सोप। मैंने एक शब्द लिखा, शब्द है चॉकलेट। शब्द क्या है? चॉकलेट। मैंने एक शब्द लिखा, शब्द है ब्रेड। शब्द क्या है? ब्रेड। ये मैंने 3 शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, बिल्कुल जो पढ़े हुए हैं वो आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। 3 शब्द मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, एक सोप है, एक चॉकलेट है, एक ब्रेड है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मेरे से कभी और जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जरा मुझे बताइए कि आप अग्री करते हैं कि इन सबको हम गिन तो सकते हैं? इन सबको हम गिन तो सकते हैं, अग्री करते हैं ना आप इस बात से? ये जो मैंने 3 शब्द लिखे हुए हैं, देखो इससे ये भी पता चलेगा हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट कितने कमजोर हैं। हम, क्या आप अग्री करते हैं कि इनको हम गिन सकते हैं? सारे ही अग्री करते हैं, सारे ही अग्री करते हैं, ऑब्वियस सी बात है गिन सकते हैं। अब देखो, हम जानते हैं कि ये तीनों ही चीजें जो मैंने लिखी हैं, इनको गिना तो जा सकता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारे के सारे कैसे नाउन्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये सारे के सारे। अब सवाल ये है कि ये जो परिभाषा हमने बचपन से पढ़ी है कि काउंटेबल हम उनको कहते हैं जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उनको कहते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इस परिभाषा में कहीं ना कहीं झोल है। और वो झोल हमारा कॉन्सेप्ट हमसे छीनेगा एग्जाम में, और वो हमें कंफ्यूज करेगा। रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, ये जानकारी एग्जाम में कैसे काम आएगी। किताब कहती है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनका प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं। उनका क्या लिख सकते हैं? प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। इसके अलावा किताब हमसे यह भी कहती है कि जो काउंटेबल नाउन है ना, उनके सामने, उनसे पहले हम ऐसे शब्द यूज कर सकते हैं जैसे मैनी है। जैसे क्या है? मैनी है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, ये काम कहां पर आएगा आपके। जैसे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, किताब कहेगी कि इनका बहुवचन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे पहले आप मैनी लगा लीजिए, कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो अनकाउंटेबल नाउन फॉर्म्स होते हैं, इनके बारे में किताब कहती है कि इनका तुम बहुवचन तो नहीं बना पाओगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, और साथ में मैनी का भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। मैनी की जगह यहां पर एक शब्द होगा, शब्द है क्या? मच। शब्द है क्या? मच, राइट। बेसिक जो ज्ञान कहता है किताब का, बिल्कुल बेसिक लेवल का, 0 लेवल का, वो ये कहता है कि काउंटेबल को तो प्लूरल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पहले मैनी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अनकाउंटेबल है, उसके लिए आपको प्लूरल नहीं कर पाएंगे, आप उससे पहले क्या नहीं लगा पाएंगे? मैनी नहीं लगा पाएंगे, आपको मच लगाना पड़ेगा। अब सपोज करिए एक सवाल आए मेरे एग्जामिनेशन में, और सवाल कुछ इस तरीके का हो, मान लीजिए ये सवाल आता है, बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूं मैं, मेन मुद्दा ये है कि मैं ये समझा पाऊं आपको कि सोचना हमें एग्जाम में किस तरीके से है। मान लीजिए मेरे सामने ये सवाल आ जाए, देयर आर मैनी चॉकलेट्स लाइंग ऑन द टेबल, देयर आर मैनी चॉकलेट्स लाइंग ऑन द टेबल। अब अगर हम घर से ये पढ़कर गए हैं, सुनिएगा समझिएगा, अगर हम घर से ये पढ़कर गए हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, तो इसको हम क्या मानेंगे? काउंटेबल मानेंगे। काउंटेबल मानेंगे तो यहां पर एस भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एस भी लगा देंगे, सही लगेगा। और एस तो लगा ही देंगे, साथ में ये मैनी भी क्या लगेगा? सही लगेगा। मैनी भी लगेगा, कैसा लगेगा? सही लगेगा, क्योंकि हमने एक फंडा बना रखा है दिमाग में कि इसको गिन सकते हैं।
लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं? ये चॉकलेट कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ना तो ये प्लूरल होगा, ना इससे पहले मेनी आएगा, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आर भी नहीं आता। कुछ सवाल इस तरह से बनेगा, देयर इज मच चॉकलेट लाइंग ऑन द टेबल। क्या आएगा? देयर इज मच चॉकलेट लाइंग ऑन द टेबल। अब पहला मुद्दा तो ये है, रेक्टिफिकेशन है ही नहीं, याद करना ही नहीं है। पहला मुद्दा ये, क्या मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं इसको देख के ही समझ पाऊं कि काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है? यस और नो? कुछ बच्चे कह रहे हैं पीस ऑफ, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये पीस ऑफ जो आप कह रहे हो ना, ये भी रटी हुई विद्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आईबीपीएस एएफओ के में या एसओ के एग्जामिनेशन में 2019 में आए थे, एक सवाल पूछा गया था जिसका पीस ऑफ से कोई लेना ही देना नहीं था, इसी प्रकार का सवाल था, और जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं उसी पर बेस था। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन हम घूम गए। घूम क्यों गए? क्योंकि इसके बारे में हमारी जो जानकारी है, जो हमने स्कूल में बनाई है, कॉलेज में बनाई है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि हम पहचान नहीं पाए। हमें लगा ये काउंटेबल है, होता कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो एक वचन, एक वचन सिंगुलर, चॉकलेट। सिंगुलर तो पहले मैनी नहीं, क्या? मच। सिंगुलर तो आर नहीं, इज। अब ध्यान से सुनो, अगर हमें पता करना है कि कोई भी चीज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, एक सिंपल सा तरीका है, कोई दिमाग में याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फंडा। देखिए, सपोज करिए पेन मेरे हाथ में है और मुझे पता करना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इस पेन को मैं कई पीसेस में क्या कर दूं? तोड़ देता हूं, ब्रेक कर देता हूं। मैनी पीसेस, इन मैनी पीसेस लेट मी ब्रेक इट। ठीक है, अब इतने सारे जो पीसेस हुए हैं उनमें से मान लीजिए एक छोटा सा पीस मैंने उठाया और आपसे पूछा, इज दिस अ पेन? क्या आप इस हिस्से को पेन बोल पाएंगे, हाँ या ना? क्या आप इस हिस्से को पेन बोल पाएंगे? यस और नो, फटाफट से आंसर हो। कैन दिस पार्ट बी कॉल्ड अ पेन? आंसर है नहीं, नहीं बोल पाएंगे। आप इस हिस्से को पेन नहीं बोल पाएंगे। अग्री करते हो इस बात से? जो चीजें टूटने के बाद, जो चीजें टूटने के बाद यानी ब्रेक होने के बाद, जो चीजें टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद क्या खो दें? अपनी पहचान खो दें। क्या खो दें? अपनी पहचान खो दें। जो टूटने के बाद, ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन को हम कहते हैं क्या? काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जो टूटने के बाद क्या खो दे? पहचान। टूटा, पहचान खो गई, कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। अब सपोज करिए कि यहां पर फर्श में बहुत सारा तेल जो है, ऑयल जो है, वो फैल जाए और एक हिस्से को उंगली पर लूं मैं, थोड़ा सा ऑयल लूं इस फिंगर पर और आपसे पूछूं क्या ये ऑयल है? यस और नो? क्या आप उसको ऑयल कहेंगे, हाँ या ना? कहेंगे या नहीं कहेंगे? 100% कहेंगे, 100% कहेंगे। आप कहेंगे ये ऑयल है। अभी हम जिस चॉकलेट की बात कर रहे थे, मैं मार्केट से एक चॉकलेट लेकर आऊं, यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, उस चॉकलेट को तोड़ तोड़कर सब में बांट दूं और पूछूं कि आपके हाथ में चॉकलेट है, आप क्या कहेंगे? यस और नो? आप क्या कहेंगे? यस और नो? ऑब्वियस ही बात है, यस कहेंगे। क्या कहेंगे? यस कहेंगे। अग्री करते हो इस बात से? पानी, एक बोतल भरी हुई है, एक एक ग्लास करके मैंने सभी को दे दिया, क्या आपके हाथ में पानी है? ऑब्वियस सी बात है, आपके हाथ में पानी ही है। आप देख रहे हैं कि जो चीजें टूटने के बाद, क्या होने के बाद? ब्रेक होने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती। जो चीजें ब्रेक होने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ना रट्टा मारने की जरूरत, ना याद करने की जरूरत, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनेशन में आपको नहीं पता चॉकलेट कैसा नाउन है, देख के पता चल जाएगा। देखा, टूटा, नाम बदला, नहीं बदला, आइडेंटिटी बदली, नहीं बदली, अनकाउंटेबल है। लगाओ अनकाउंटेबल वाला कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? और यहां पर मैं लिख देता, मान लीजिए बुक्स, टूटा, फाड़ा, नाम बदला, बदला, काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। एज सिंपल एज दैट। ये चीजें हमें एग्जाम के लिए खुद को तैयार करने में काफी हेल्प करेंगे। आ रही है ना बात आपको समझ में? अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें एग्जाम में याद नहीं करनी पड़ेंगी, हमारे दिमाग में फिट बैठी होंगी। और हमें जो चीजें हमारे दिमाग में फिट होती हैं, एग्जाम में जब सवाल आता है तो रिस्पॉन्स करने में समय नहीं लगता, प्लस उनको याद नहीं करना पड़ता, प्रेशर नहीं होता, क्योंकि हमें आता है।
राइट। मैं हमेशा क्लास में यही कहता हूं कि ये जो सवाल है ना, इसका आंसर क्या आया है, इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है कि मैंने चॉकलेट्स की जगह चॉकलेट लिखा, मैंने मैनी की जगह मछ लिखा, नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको फोकस करना है कि भाई ये जो आंसर आया है वो आया कैसे है, ये जो आंसर आया है ये आया कैसे है। हाउ, हाउ पर हम फोकस करें, किस पर फोकस करेंगे, हाउ पर फोकस करेंगे रादर देन व्हाट। और इस चीज का हाउ ये है कि टूटने के बाद अगर पहचान खोएगी तो इट विल बी काउंटेबल, और टूटने के बाद अगर पहचान नहीं खोएगी देन इट विल बी अनकाउंटेबल, इट विल बी अनकाउंटेबल। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने एक सवाल पूछा, बाकी आप सारे मुझे आंसर देंगे। एक बच्चा पूछ रहा है फ्रूट काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बताइए जरा, याद नहीं करना उस फंडे से, टेल मी व्हाट इज फ्रूट, अ काउंटेबल नाउन और एन अनकाउंटेबल नाउन। ऑब्वियस सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। एक सेब लेकर आया, 10 टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा बांट दिया, पूछा तुम्हारे हाथ में सेब है क्या, क्या बोलोगे, हाँ है ना भाई, एप्पल है ना आपके हाथ में, राइट। और जिंदगी बीत गई, हम, आप कहोगे सर हम तो सेब को गिन सकते हैं, आप कहोगे हम तो कहते हैं हम तो फ्रूट्स लेके आए हैं मार्केट से, कहते हैं ना कि फ्रूट्स ले आना मार्केट से, तो फ्रूट्स तो प्लूरल हो गया, नहीं कर सकते भाई। कितने भी ले आओ, बोलोगे फ्रूट लेके आया हूं, क्या लेकर आया हूं, फ्रूट लेकर आया हूं, फ्रूट्स नहीं लेकर आया। उसी प्रकार से आप देखिए वेजिटेबल, वेजिटेबल्स बोलते हैं, सब्जियां लेके आए हैं हम, सब्जियां। अरे भाई कैसे लेके आए हो सब्जियां, वेजिटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नहीं लगा बाजे। एक बंदा कह रहा है मोबाइल, मुकेश मुझे बता तेरे पास मोबाइल है, मोबाइल पे देख रहा है, अभी मैं इसको पटक दूं, तुझे नहीं मतलब मोबाइल को, ठीक है, तो ये मोबाइल जो है तितर बितर हो जाएगा, फिर उससे कॉल हो पाएगी क्या, कॉल कर पाएगा क्या किसी को, नहीं कर पाएगा ना। पहाड़ क्या होगा काउंटेबल होगा भाई, पहाड़ को तोड़ के जाओ, बराबर होके ही तोड़ ताड़ के देखो एक बार, लेके आना ऐसा, उसको पहाड़ कह दोगे क्या, नहीं होगे, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, बैटरी, हाँ बैटरी अलग सिम अलग, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मतलब कहने का मतलब है चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत सिंपल है, बस याद या समझने का जो तरीका रहा है वो तरीका क्या रहा है, गलत रहा है। तरीका क्या रहा है, वेजिटेबल भी अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, वेजिटेबल भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो भैया आज का जो 45-50 मिनट का सेशन है वो इस बात को ध्यान में रखकर लगाया गया कि हमारा जो नजरिया है, कॉन्सेप्ट नहीं, हमारा जो नजरिया है भाषा को लेकर वो थोड़ा मैं बदल पाऊं, आपका जो नजरिया है वो थोड़ा सा मैं बदल पाऊं, और आगे हम किस तरह से पढ़ेंगे। ये चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बच्चों वाली चीजें हैं ये, ठीक है, लेकिन हमें सीखना इसी तरीके से। और पूरा ही आप देखेंगे ना, पूरा कोर्स ही ऐसा है, कठिन कुछ नहीं है इसमें, बस तरीका, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पर पकड़वानी है, याद नहीं कर लेना, काउंटेबल रट लिया, टीचर ने रटा दिया, गिन ले, काउंटेबल नहीं गिने, नहीं, एग्जाम में काम ही नहीं आएगी वो नॉलेज, एग्जाम में आएगा कॉन्सेप्ट काम, फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। आई होप क्लियर रहा होगा, अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार यस टाइप करो फटाफट से। अगर क्लियर है, अगर एक बार सभी को क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो। और मजा आया तो एक बार एम टाइप कर दो फटाफट से, मौली एम टाइप करेगी सबसे पहले। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आया। चलो ये मजा पूरे दिन आएगा, मतलब जितना भी हमारा कोर्स चलेगा ये मजा आपको मिलेगा, लेकिन अगर काम नहीं करो तो सजा भी मिलेगा, ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना है। पढ़ेंगे बहुत हल्के तरीके से पढ़ेंगे, आसान आसान चीजों को समझेंगे और एग्जाम पर फोकस करेंगे। ये बात देखिए, अगर आप जानते हैं या अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह पढ़ रहा है एग्री वगैरह से, तो एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो क्लास में डिस्कस ना हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो क्लास में डिस्कस हुआ है वो आपने पढ़ना है, घर पे आपने समझना है, क्लास में अटेंटिव रहना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। देखो जिंदगी का कितने घंटे, 1 घंटा 40 मिनट मांग रहा हूं मैं, 1 घंटा क्लास का, 40 मिनट किसका, रिवीजन का, जो असाइनमेंट्स में देता हूं। एग्जाम जब आने वाला होगा तो बढ़ा देना है इसको, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये कमिट कर पाओ आपकी, कल से जब हम डे 1 स्टार्ट करेंगे और हम कॉन्सेप्ट पढ़ना सीखेंगे,
तो आप सारे के सारे कमिटेड हो फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 months कि आप कम से कम अपनी लाइफ के 100 मिनट्स डेली देंगे, मंडे टू सैटरडे। टाइप CO अगर आप कमिटेड हैं कि अगले 4 महीने तक आप मुझे 1 घंटा 40 मिनट देने वाले हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मुकेश का रिप्लाई ना, मुकेश तोड़ तो नहीं दिया मोबाइल काउंटेबल अनकाउंटेबल के चक्कर में। रिप्लाई चलो मिल गया, चलो आ गया भाई, आ गया। चलो ठीक है, फिर आज के लिए क्लास को हम रैप करते हैं। कल से जो है हम अपना डे 1 स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे और इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। अभी इतना ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्लास आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है, मजे से लगाओ। मिलते हैं कल, चलो थैंक यू वेरी मच। आज का क्या असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट बहुत ही सिंपल है। घर पे जितनी भी चीजें हैं चेक करो, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ठीक। घर पे जितनी भी चीजें हैं मुझे बताना कौन सी काउंटेबल थी और कौन सी अनकाउंटेबल थी, और जो काउंटेबल होंगी ना वो दोबारा खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है। ये भी याद रखना चेक करने के बाद। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।